नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को अब सामने आएंगे नतीजे। पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा से, जहां पर चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब राज्य में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। तो वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों की अगर मैं बात करूं तो मतगणना की तारीख भी बदली गई है। तो अब 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को वोटिंग की गिनती होनी है। चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने के लिए अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बीकानेर ने जो है पत्र लिखा था, उसको देखते हुए चूंकि एक फंक्शन होता है बिश्नोई समाज का, उसको लेकर जो है इसका हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि तारीखों में बदलाव यहां पर किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि इससे पहले बीजेपी ने भी पत्र लिखा था चुनाव की तारीखों में बदलने के लिए। तो इस वर्ष से त्योहार 2 अक्टूबर को होगा। तो वहीं त्योहार का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है। 8 अक्टूबर को सामने आएंगे नतीजे। तो ये प्रेस नोट आपके सामने, जिसमें कि स्पष्ट तौर पर जो है हरियाणा में वोटिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने कांग्रेस से कई सवाल किए थे, लेकिन किसी भी सवाल का हमें जवाब नहीं मिला है। कांग्रेस सरकार में जमीन खरीद घोटाले हुआ करते थे और साथ ही साथ हमने आकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया है। हमने नॉन स्टॉप काम किए हैं। कांग्रेस के समय में दलितों पर अत्याचार हुआ करते थे, अब बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है। सीधा पैसा किसान ने फसल बेची, 72 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है और लगभग 1,12,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसानों के खाते के अंदर हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। किसानों को असुविधा नहीं होने दी और अगर 72 घंटे से ज्यादा हुआ उसके ऊपर ब्याज सहित किसान को पैसा पहुंचाने का सहसम्मान हमारी सरकार ने काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के समय में सिर्फ 2 फसलें ही, वो भी केंद्र खरीदता था। ये तो व्यवस्था करते थे, धान और जीरी की फसल केंद्र खरीदता था, ये व्यवस्था करते थे। परंतु हमारी सरकार के अंदर इन 10 वर्षों में किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। 14 अन्य फसलें पीछे था। अब हमने निर्णय किया है कि हम 24 फसलें जो ये हमारे हरियाणा के अंदर होती हैं, सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। ये हिसाब मांगते घूम रहे हैं, ये इधर उधर की झूठ फैलाने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, ट्रांसफर के लिए किस प्रकार से दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे, कितना भ्रष्टाचार होता था इनकी सरकार में। आज ट्रांसफर ऑनलाइन है हमारी सरकार के अंदर, कहीं किसी के भी दरबार पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बटन से ही ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, एक बटन से ही बदली हो जाती है। ये सिस्टम अगर सुधारा है, ये हमारी सरकार ने ये इन 10 वर्षों के अंदर किया। अंतर है, मैं बता रहा हूं आपको। एचएसवीपी घाटे में था इनके समय के अंदर, एचएसआईडीसी घाटे में था इनके समय के अंदर, बिजली कंपनियां घाटे में थी इनके समय के अंदर। आप सब लोग जानते हैं जो ये बात करते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों में एचएसवीपी, एचएसआईडीसी और बिजली निगम तीनों प्रॉफिट में हैं। आज घाटे में नहीं है। उस घाटे से उभारने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। ये भी कांग्रेस के लोगों को उनको देखना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भी कई लोग हैं, रणदीप सुरजेवाला, वो भी देखता होगा। अगर कहीं प्रेस में सुन रहा होगा तो इन बातों का जवाब दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है
और उस सरकार में साझीदार था वो। उस सरकार के अंदर तो मलाई खाने के अंदर तो खाता था वो, तब तो बोलता नहीं था, तब तो उसको दिखाई नहीं देता था कि भाई वो युवा पर्ची से लग रहा, खर्ची से लग रहा, कैसे लग रहा। तब तो आंखा बंद करे बैठा था, ही बजा उसकी आंखें खुली भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और किस प्रकार से कांग्रेस की समय में किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश किया जाता था दिल्ली में बैठ। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को फील्ड में मजबूती के साथ उतारने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने राय विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर जीत दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। वो राय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही उनके परिवार से चुनाव जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति लड़ेगा। उन्होंने साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, उसके साथ दिल से जुड़कर कार्य करना है। अगर ऊप चूक हो जाती, राय विधानसभा में हार जाते तो प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं मिलता। ये मिला कम से कम इतने प्रचार होते हुए भी, इतनी भीतरघात होते हुए भी जिस प्रकार से एक मजबूत टीम राय विधानसभा के लोगों ने राज सेवा दिया है, उसी का यह परिणाम है कि आज एक बड़ी जिम्मेवारी, और ये जिम्मेवारी जो है नाम के लिए तो हो सकती है कि मोहनलाल है, लेकिन ये जिम्मेवारी पूरी राय विधानसभा की सब आपकी है। इस जिम्मेवारी का श्रेय भी आपको जाना है, क्योंकि राजनीति के अंदर अगर साथी मजबूत है तो नेता मजबूत है, और सोनीपत में बहुत बार ऐसा। उधर सांसद कुमारी शैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा बरवाला पहुंची। संदेश यात्रा के आयोजक युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण सातरोड़ थे। और साथ ही आपको बता दें कि संदेश यात्रा के दौरान सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हम इस यात्रा के सफर में राहुल गांधी खड़गे जी का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खूब पसीना बहाया है, अब विधानसभा चुनाव में और भी ज्यादा पसीना बहाना है, सबको मेहनत करने की जरूरत है। शैलजा ने कहा कि बरवाला मेरा अपना घर है। संदेश यात्रा के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। महिलाएं भी पारंपरिक पहनावा पहनकर नृत्य करते हुए यात्रा में शामिल हुई। उधर कालावली से कांग्रेस विधायक शिशुपाल केहरावाला ने कहा है कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी की हवा है और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि भाजपा की जन विरोधी नीतियों से प्रदेश के लोग खफा हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार भाजपा सत्ता के बाहर जा रही है और मैं कालावली से खुद चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि कालावली की जनता चुनाव लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ती है तो मुकाबला किसी से कोई नहीं होता। वह जंगीर सिंह कॉलोनी में कुलदीप सिंह नंबरदार और उनके साथियों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के कार्यक्रम में पत्रकारों से बात कर रहे थे। ज्वाइनिंग का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है। आज यहाँ से हमारे कुलदीप नंबरदार जी और पूरे उनकी टीम है, उन्होंने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। और इससे पहले चाहे बंबू की बात थी, बाकी चलाना केवल पक्का कमाल, हर गांव में आज कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है और अन्य पार्टियां छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आए हैं, क्योंकि विकल्प एक है कि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा दिलाना। और लोगों के मन में एक नारा आता है कि अक्टूबर 4 भारतीय जनता पार्टी बाहर। इस बाहर करने के लिए कालावाली हो या पूरा हरियाणा हो, उन्होंने अपना मन बना दिया है कि हमने इस बार कांग्रेस पार्टी को लाना है। और जिस पार्टी ने किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी। उधर हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले जेजेपी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। वहीं अब पार्टी के एक और नेता ने जेजेपी का साथ छोड़ दिया है। बता दें कि जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने जेजेपी से दिया इस्तीफा दे दिया है। अब बता दें कि बताया जा रहा है कि रामकुमार गौतम कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे।
उधर सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ईडी की ओर से अगर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संपत्ति कुर्क करने के बावजूद बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो उनकी बात पर पूरी तरह से मोहर लगेगी कि भाजपा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे से मिले हुए हैं। वे शुक्रवार को गांव मल्लिका में मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि इनेलो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। आगामी 1 सितंबर को कुछ सीटों पर जो है और 5 सितंबर को हरियाणा की सभी सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। पिछले 5 चुनाव मैंने यहां से लड़े, जिसमें 2 चुनाव तो ऐसे थे जब सरकार ने मेरे खिलाफ पूरी ताकत लगाई। 2 बाई इलेक्शन लड़े मैंने। एक बाई इलेक्शन तो चौटाला साहब ने रिजाइन किया था, वो 2 जगह से जीते थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी। गवर्नमेंट बनने के 2 महीने के बाद चुनाव हुआ। उधर कांता चौटाला कलावली में विधानसभा चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंची। उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार से 2 सदस्य चुनाव लड़ेंगे। कर्ण चौटाला और अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 दिनों में सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा इनेलो की ओर से कर दी जाएगी और आईएनएलडी अब की बार लोगों के मुद्दे लेकर चुनाव लड़ेगी। नशा और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा होगा। बहुत अच्छा है। उनके पद साहब की भी बहुत अच्छी है। उधर चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा कस्बे में 27 अगस्त को गौमांस पकाने के शक में प्रवासी श्रमिक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चरखी दादरी पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 2 नाबालिग को जुनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश करके बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेज दिया गया। वहीं 5 आरोपियों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है। चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने बताया कि 27 अगस्त को बाढ़ड़ा में प्रवासी श्रमिक की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से जांच जारी है। द्वारा प्रवासी मजदूर की उसको पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके खिलाफ बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है और कुछ ही घंटों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी वो हमारे पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में हमारा लगातार फ्लैग मार्च और अन्य जारी है। इलाके में बाढ़ड़ा के इलाके में जिला चरखी दादरी के क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। उधर पुंडरी विधानसभा के खंड डांड कस्बे के पंचमुखी चौक पर बंदराना के ग्रामीणों ने एजेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एजेंट पर विदेश ले जाने के नाम पर हत्या के आरोप लगाए हैं। लोगों ने एजेंट को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पंचमुखी चौक पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन और डीएसपी भी मौके पर मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने विदेश भेजने वाले अंकित राणा पर हत्या करने को आरोप लगाए। मांग की कि आरोपी अंकित राणा को फौरन गिरफ्तार किया जाए। वहीं मामले को लेकर डीएसपी वीर भांड ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा।
इन्होंने एसएचओ साहब से संपर्क करके लिखित में शिकायत की थी और उस शिकायत पर प्रारंभिक जांच करके गांव में जाकर के तस्दीक करके स्टेटमेंट लिखी गई। दोनों पक्षों की काउंसलिंग करवाई गई। दोनों पक्षों की सहमति जब नहीं बनी तो एफआईआर दर्ज की गई थाने में और जो घटना स्थल था, जो इनकी बातचीत सारी हुई है विदेश में भेजने के बारे में, वो सारी अवगत गांव में या निश्चिंग में हुई है। इसलिए उसकी जो कानूनी कार्रवाई है निश्चिंग थाने में बनती है। निश्चिंग थाने में 379 नंबर मुकदमा 28/8 को दर्ज हो चुका है, जिसकी तफ्तीश जारी है। और जो उनकी डिमांड है कि जांच में अगर कमी रही तो कैथल पुलिस भी और मैं भी जांच करने को तैयार। हम ये सारे गांव की एक ही गुहार है जी प्रशासन को कि भाई जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, जिन्होंने इसके बच्चे को बाहर विदेश से देके तो वहाँ पे मरवा दिया बेलारूस में, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। सारे गांव की एक ही गुहार है, मान ले बच्चे को न्याय मिले। इसको क्या कहना है, ये कब इसकी मौत हुई थी और कैसे हुई? मौत तो इसकी 7 तारीख को 7 अगस्त को हो गई थी, लेकिन उन एजेंटों ने गुमराह करके रखा। आज बात कराएं, कल बात कराएं, संपर्क टूट गया था बच्चे घर वालों का, परिजनों का। आपको संदेश कब मिला? हमें 22 तारीख को पुलिस प्रशासन का संदेश मिला थाने से। एक बच्चा विदेश गया था जी। एजेंटों ने अपने विश्वास में लेके उसको बाहर भेजने का झांसा दिया और झांसा देने के बाद उसको रास्ते में उसका मर्डर करवा दिया गया एजेंटों द्वारा। और फिर ग्रामवासियों को, उनके घर वालों को धोखे में रखा गया। पिछले 7 तारीख को उसकी डेथ हो चुकी थी और हमारे पास तो प्रशासन के द्वारा ही 22 तारीख को संदेशा आया भी आपका बच्चा ऐसे ऐसे डेथ हो चुकी है। लेकिन जो एजेंट थे उंगद गांव का सरपंच और सतपाल और अंकित जो इटली बैठा, इन्होंने धोखे में रखा और पैसे की मांग कर रहे थे, बार बार घर वालों को टॉर्चर कर रहे थे और हमारे बच्चे का वहां पर इन्होंने मर्डर करवा दिया गया। और प्रशासन से हम यही मांग करते हैं भी हमारे बच्चे की पैरवी हो, उनको न्याय मिले और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उधर अंबाला सीआईए ने 2 अलग अलग गैंग से 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिनके कब्जे से लगभग 28 व्हीकल बरामद किए गए हैं। मोटर थेफ्ट एक्ट के तहत इन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान दलवीर, हेमंत और वर्षदीप के रूप में हुई है। वर्षदीप पेशे से नशे का आदी है, जो अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करता था। वहीं हेमंत और दलवीर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चोरी करके इन्हें आगे बेचने का काम करते थे। इस मामले में और भी कई लोग संलिप्त हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए सीआईए 1 इंचार्ज हरजिंदर ने बताया कि 29 को 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया। इनको आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। देखिए, एसपी अम्बाला सर के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हुए अम्बाला शहर के सीआईए 1 अम्बाला की टीम द्वारा 2 बाइक चोर पकड़े गए, जो कि अंतर्राज्यीय बाइक चोर थे, जिन्हें 30 तारीख को कोर्ट में पेश करने के बाद 2 दिन का रिमांड लिया गया। दौरान रिमांड उन्होंने कुल मिलाकर 29 बाइक जो कबूल की है। उन बाइक में से जो 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, उनमें से फर्स्ट है दलवीर सन ऑफ हनी रामगढ़ माजरा महेश नगर। सेकंड हेमंत सन ऑफ सोम प्रकाश टूंडला पंजोखला कराने वाला है। और थर्ड वासुदेव सन ऑफ जसवंत बीसी बाजार अम्बाला कैंट का रहने वाला है, जो कि इन्होंने अम्बाला कैंट, महेश नगर के अलावा कुरुक्षेत्र, मोहाली, बनूड़, राजपुरा और पटियाला से भी बाइक चोरी की गई है, जो कुल मिलाकर अभी 22 बाइक बरामद हो गई है। बाकी बाइक इन द्वारा कहीं नाका या कहीं चलान के लिए छोड़कर भागे, वो बरामद करके बताया है। उधर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि आयोग अध्यक्ष हिम्मत सिंह भी मौजूद रहे या थे और हिम्मत सिंह ने कहा कि कुछ पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। हमें 2 रिप्रेजेंटेशन मिली हैं, जिसमें एक पक्ष परिणाम घोषित करने की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष परिणाम नहीं घोषित करने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की बात मुख्य सचिव को भेज दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसएसपी चुनाव आयोग के निर्देशों का अध्यक्ष करेगा और अध्ययन करने के बाद ही सीएट का एग्जाम करवाने के लिए मुख्य सचिव से अनुमति मांगी गई है, क्योंकि 2022 के बाद
सीईटी परीक्षा नहीं हुई है और उधर ईसीआई से अनुमति मिलती है तो 5 दिन में रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि युवा अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके साथ शेयर कर लें और बच्चे अपना पढ़ाई में टाइम लगाएंगे, क्लैरिफिकेशन में ना टाइम लगाएं। तो उन कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, आप लोगों को भी चीजें समझ आ जाएगी। जो हमारा सीईटी 2022 में कंडक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे 5th और 6th नवंबर 2022 को ग्रुप सी और 21 और 22 अक्टूबर 23 को ग्रुप डी का एग्जाम हुआ। उसके बाद ये लिटिगेशन में चला गया, कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया, फाइनल चलता रहा। उसका रिजल्ट जो हमारे पास आया फाइनली जजमेंट डीबी का, वो आया 31 मई 24 इस ईयर। उधर फरीदाबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने तेज गति से गाड़ी चलाते हुए बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से तेज गति से गाड़ी चलाते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार गिर गया। वहीं जब यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब वीडियो की पड़ताल की गई तो पुलिस ने इस संबंध में जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने बताया कि यह मामला 25 फरवरी का है। इस मामले में पुलिस ने अब स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि अब उसे घायल व्यक्ति की तलाश की जा रही है जिसको इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने टक्कर मारी थी। देखिए, आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ट्रेडिंग कर रहा था, सुबह से कल से कर रहा है, आज बहुत जोर पकड़ेगा वो। तो फरीदाबाद पुलिस की जानकारी में ये बात आई तो पुलिस ने इस मामले को ट्रेस आउट करते हुए पाया कि ये जो रजत ड्राइवर है, रजत दलाल है, ये गाड़ी को ड्राइव कर रहा है बहुत फास्ट स्पीड में और ये मामला थाना के अंतर्गत पड़ता है। और पुलिस ने स्वयं इस मामले पे वीडियो पे संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ धारा रफ ड्राइविंग के अंतर्गत यानी कि 279 धारा आईपीसी, क्योंकि मामला 25/2/2024 का है, तो आईपीसी धारा के अंतर्गत इसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।